हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। नौकरशाही क्या है उसके विषय में हम देखेंगे कि नौकरशाही क्या है। सिर्फ मैं अभी छोटा सा मीनिंग समझाऊंगी नौकरशाही का, और इसके बाद से इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो ब्यूरोक्रेटिक है ये क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक क्या है इसके विषय में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका कंट्रीज इन 1916 एंड 1917 सेंचुरी। 1960 व 1970 के दशक में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका, दैट मीन्स साउथ अमेरिका के जो डेवलपिंग और लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं, हमें वहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिलता है। और इस कंट्री में जो गवर्नमेंट्स मौजूद थी, जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे मौजूद थी, उसमें क्या था, उस गवर्नमेंट्स के द्वारा इन कंट्रीज़ को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे रैपिडली मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई। और यहाँ पे लेकिन ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन व मॉडर्नाइजेशन के जो बेनिफिट थे या जो उनके एडवांटेज थे, इसकी बात अगर हम करें उनके बेनिफिट और एडवांटेज के, तो ये बेनिफिट और एडवांटेज को कंट्री के सभी सेक्शन के बीच इक्वली एवं इनवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सका। इसे मतलब हर सेक्शन में नहीं किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो इन कंट्री में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो अनरेस्ट हो गए थे, खासकर जो वर्किंग क्लास थे। वर्किंग क्लास के जो लोग थे, यानी कि हम बात करें तो पीजेंट हो गए, फार्मर हो गए, जो किसान से संबंधित जो भी यहाँ के क्लास थे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और इन प्रोटेस्ट व इन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सारा इम्पैक्ट जो था, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ जो मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखने को मिलने लगा, कंट्री के उन सारे सेक्शन, और उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। मतलब ये जो मॉडर्नाइजेशन था ये तो कंट्री के सारे लोगों के लिए था, परंतु इसमें जो फॉर्मल लोग थे इनके लिए ये काफ़ी मतलब ये उनके अगेंस्ट था, ये फॉर्मल लोगों के अगेंस्ट था। तो इससे क्या था, इस सेक्शन में जो इकोनॉमिक ग्रोथ थे उसमें मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे बेनिफिट होने लगा। खासकर अगर हम बात करें तो कंट्री के जो ब्यूरोक्रेसी व कंट्री के जो बिजनेस क्लास थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट से होने वाले इम्पैक्ट से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसे प्राथमिक सॉल्यूशन के रूप में भी प्रपोज किया गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट किया गया, तो दैट एज ए अब्स्ट्रैक्ट इफेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज मेकिंग दिस वुड रिलेटेड द क्वेस्ट ऑफ रैपिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया जाने लगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कंट्री में होने वाले जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बंद कर देना चाहिए। ये जो फार्मर थे उनका ये मानना था कि जो कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। मतलब कि जो गवर्नमेंट के डिसीज़न में या क्रॉसेस में पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स के पार्टिसिपेशन को बंद कर देना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पर जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग सेक्शन के लोगों की डिमांड और इंटरेस्ट को इंडिकेट करने का कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजीज के बेसिस पर लोगों को मोबिलाइज कर रही है। ये देखें, जो यहाँ पे नो आइडियोलॉजिकल, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस क्लासेस प्रपोज्ड फॉर। तो ये जो ये आइडियोलॉजीज जो कर रही है जिस बेसिस पे, उस पर लोगों को ये मोबिलाइज कर रही है, और इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स को भी बंद कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट की पावर मिलिट्री और उन एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जो कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बना सके, और इन पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट भी कर सके। बनाए तो बनाए, साथ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो वो इसकी बात करते हैं
अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कर सके, और इसके बाद ये जो व्यूज़ दिए गए वो किस तरह से गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, या गवर्नमेंट्स किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करे, इसका पावर जो है वो किसके पास होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी नज़रिया है इससे मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कि ये जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं इसे ट्रांसफ़र ऑफ क्या है, मिलिट्री, तो ये जो पावर है वो किसके रिलेटेड होने चाहिए, ये वो किसके हाथ में होने चाहिए, कि इनके पास ये पावर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस नज़रिए को समझने के लिए हम सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। तो पहला जो है वो है एलिमेंट के द्वारा उसे एक्सोनर्सली सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट किया गया। और ये 3 एलिमेंट्स जो थे, एक क्योरेटिक बिजनेस क्लास और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म, ये 3 क्लास थे, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एंड बिजनेस क्लास। तो इन तीनों के बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों हैं वो एक तरह के मिलिट्री रोल है। ये जो तीनों हैं, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एंड बिजनेस क्लास, ये इन तीनों की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि ये एक मिलिट्री रोल है। इट इज़ टाइप ऑफ मिलिट्री रोल आर मिलिट्री रीजनिंग। नॉर्मली किसी अथॉरिटियन की अगर हम बात करें, अगर किसी नॉर्मली अथॉरिटियन पॉलिटिक्स सिस्टम में जो पावर है वो एक सुप्रीम लीडर के पास कंसर्ड होता है। जो सुप्रीम लीडर है वो पूरे कंट्री के ऊपर अपने इस पर्सनैलिटिक रूल्स को इस्टेब्लिश्ड करता है। यहाँ पे देखें तो पर्सनल अपने उसको इस्टेब्लिश्ड करता है। और इस पर्सनल स्टेक रूल का मतलब है कि एक कंट्री के गवर्नमेंट्स और कंट्री के अंदर आने वाले सभी इंस्टीट्यूशन को उस सुप्रीम लीडर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब पूरी गवर्नमेंट उस सुप्रीम लीडर के अराउंड जो है वो लीव करेगी। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक अर्थोनेटिज्म में पावर को सेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेशन किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होता है। इसमें यही ब्यूरोक्रेटिक में माना गया कि किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होता है, बल्कि इसे एक इंस्टीट्यूशन के पास दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन के पास होता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म में गवर्नमेंट्स की पूरी पावर मिलिट्री के पास होती है। इट इज़ द मिलिट्री विच रूल कंट्रोल द गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके जो डिसीज़न है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन है कि किस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अथॉरिटियन में मिलिट्री रूल को ब्यूरोक्रेटिक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। तो हम देखते हैं कि इस पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी में पॉलिटेरियन जो है, पॉलिटेरियन मिलिट्री रूल को ब्यूरोक्रेटिक कहने के पीछे 2 महत्वपूर्ण रीज़न है, इम्पॉर्टेंट रीज़न है। उसमें पहला क्या है, तो पहला हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म जो है, आर्थोटेनिज्म जो टॉप लीडर्स होते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट्स की पावर होती है, जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है उनको वो कंट्रोल करते हैं, एवं जो उन्हें डोमिनेट करते हैं, मतलब ये पावर जितने हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, इन सब को वो देखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। पहला वाला, ये जो टॉप लीडर है वो कौन है, तो ये टॉप लीडर पॉलिटिक्स के थ्रू उस सत्ता में आते हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू उस सत्ता में ये नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो टॉप लीडर्स पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं आते, ये पावर में आने से पहले ही ये जो लीडर्स वो पावर में आने से पहले किसी न किसी प्रकार के इम्पैक्ट से जुड़े होते हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट पद पर पोस्टेड होते हैं और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में किसी न किसी हाई पोस्ट या पोजीशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। और इस तरह से ये इस ब्यूरोक्रेटिक में आते हैं, नौकरशाही में आते हैं, क्योंकि सत्ता में ये जो गवर्नमेंट है इनकी एंट्री पॉलिटिक्स से नहीं, डायरेक्ट ब्यूरोक्रेटिक्स से होती है। इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मिलिट्री रूल को ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म कहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म में जो एक शब्द है ब्यूरेटिक, ये शब्द पर्टिकुलर अ मोड ऑफ गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये मोड ऑफ गवर्नमेंट्स कैसा होगा, ये मोड ऑफ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक होगा, टेक्नोक्रेटिक होगा। जैसा कि हमने पहले देखा कि 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका कंट्री में ब्यूरोक्रेटिक आर्थोटेनिज्म को इमर्जेंस इन कंट्री के रैपिडली ऑर्गेनाइज व इंडस्ट्रियलाइजेशन
करने लगता है और इसीलिए इस कंट्री में अब को लीडरशिप द्वारा डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट्स में जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, जो भी पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे, ये पॉलिसीज़ और ये डिसीज़न एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर गोल को अटेंड करने के लिए होंगे। गवर्नमेंट का ये जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ रेशनली सेट किए गए हैं, ये जो फोकस है उसे सिर्फ और सिर्फ रेशनली सेट किए गए गोल को और गोल को और भी ऑब्जेक्टिव किया गया, उसे अटेंड करने के लिए किया गया। मान लीजिए कि जैसे सपोज़ अगर हम बात करें कि कोई गोल सेट की जाती है जिसमें गवर्नमेंट्स को 10% एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को टारगेट करने में अचीव करना है। तो गवर्नमेंट का जो सारा फोकस है वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में लग जाएगा। और गवर्नमेंट यहाँ इस बात को लेके कंसर्न नहीं होगी कि पॉलिसीज़ और डिसीज़न का इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा होगा, या क्या लोग इस डिसीज़न या पॉलिसीज़ से खुश हैं या नहीं। गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले पॉलिसीज़ का पर्पस होगा कि गवर्नमेंट सिंगल अप्रोच के साथ सेट किए गए गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए काम करे। और इस तरह के रूल में ब्यूरोक्रेटिक, मतलब ये जो रूल्स हैं उसे ब्यूरोक्रेटिक या टेक्नोक्रेटिक कहते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेटिक, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में, जब ये रिप्रेसिव होते हैं, तो इन दोनों की जोड़ से ही बनता है ब्यूरोक्रेटिक अर्थोटेनिज्म। तो क्लियर हुआ हमारा कि ब्यूरोक्रेटिक क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। इसे मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे सारा लिख दिया हुआ है और हिंदी भी हो गया। और हम ब्यूरोक्रेसी जो है इसके विषय में हम और भी विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस देखने के लिए। आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहिए। ये मैक्स वेबर जो हमारा है, फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया कार्ल मार्क्स का। सेकेंड ये मैक्स वेबर का ही है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक अर्थोटेनिज्म है ये मैक्स वेबर का है, मतलब यानी कि फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर है, हमारा सेकंड यूनिट है। तो आप लोग इसे लिखना शुरू कर दें अभी से। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम लोग देखते हैं।